आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बस एक नाम का जोर है, उस राम नाम का जिसकी धुरी पर घूम रहा है सियासत का कालचक्र, जो तय करने वाला है अगले 5 साल के लिए 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य। ऐसे में एक ही सवाल और उसका एक ही सर्वमान्य जवाब हर सियासी दल के खेमे में मंथन का केंद्र बिंदु बन गया है, और वो है राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। आज बात अयोध्या में मंगल घड़ी के दिव्य मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी सियासी प्रतिष्ठा में उलझी सियासत को सुलझाने में जुटे सियासतदानों की सियासत। जी करीब 500 सालों के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो गए, और ये पल सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर कोने में मौजूद सनातन के धार्मिक प्रतीकों में अटूट आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अलौकिक है। ऐसे में राम नाम की बेजोड़ महिमा से इतर राम नाम पर अक्सर हावी रहने वाली राजनीति भी अपना मकाम तलाश रही है। अब बात राम मंदिर आंदोलन की हो रही हो या जिक्र नवनिर्मित राम मंदिर का हो रहा हो, या फिर विपक्षी शोर के बीच हिंदू आस्था के प्रतीकों से संबंधित स्वघोषित या मान्यता प्राप्त मठाधीशों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध के बावजूद भी एक बात बेहद स्पष्ट मानी जा रही है, और वो है अयोध्या धाम में रामलला की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का संपूर्ण श्रेय एक ही सियासी दल के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, और वो दल करीब पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। ऐसे में राजनीति की बिसात पर इस दल के विरोध में कई नेता दलगत राजनीति की सीमा को तोड़कर एक दल या एक गठबंधन दल इंडिया के बैनर तले मैदान में, और इस इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के ज्यादातर या सभी नेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आयोजन से दूरी बनाकर बीजेपी को जनता के बीच अपने इरादों के जरिए वादों की बदौलत मन मुताबिक अपनी सियासी रणनीति को हकीकत में तब्दील करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। इस बीच आगामी लोकसभा चुनाव में रामलला का आशीर्वाद किस पक्ष को मालामाल कर सकता है और किसको हाशिए पर धकेल सकता है, इसका असली आकलन करने के लिए आपको 1990 के दशक से पहले के वक्त में लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको राम नाम और बीजेपी विरोध के नाम पर राम नाम की आस्था के आसपास अपना ठिकाना तलाश रही सियासत का हाल दिखाते हैं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सारा देश इस खुशी को मना रहा है। सभी आज लंबे समय से 500 साल से जिस बात का इंतजार था वो ऐतिहासिक दिन आज आया। हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो एक और अभी बीजेपी का खेमा अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल है, तो दूसरी तरफ कथित ध्रुवीकरण और सियासी धार्मिक आस्थाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली सियासी बयारों को जोड़ दिया जा रहा है। जहां 22 जनवरी को पूरी दुनिया के राम भक्त आस्था के अद्भुत समागम के साक्षी बन रहे थे, उस वक्त भी बीजेपी के विरोधियों की उलझी सियासी रणनीति अंगड़ाई ले रही थी, और असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जनाधार तलाश रहे राहुल के एक मंदिर में प्रवेश से जुड़ा विवाद जोर पकड़ रहा था, और आरोपों की मार बीजेपी के हिस्से में जा रही है। शंकरदेव जी शायद जो असेंबली सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते में चलते हैं, जो चुनते हैं फैलाते हैं, वो हमारे लिए गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन
कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक उनका इन्विटेशन आया था, 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। 22 जनवरी को राहुल को असम के एक मंदिर में रोके जाने से जुड़ा विवाद सिर्फ असम की सीमाओं तक ही सीमित रहने वाला नहीं था, क्योंकि यह दिन खास था। तो इस दिन आने वाले हर एक बयान की अहमियत भी खास थी। बात असम से निकली और धीरे धीरे हर ओर फैलने लगी। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला और बिना राम नाम लिए, जी हां, और कोई नाम लिए बिना अपनी बात कह डाली। अखिलेश यादव ने कहा, किसी को भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। तो आवाज बिहार से भी उठी और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से भी एक कदम आगे निकल गए और सीधे तौर पर कह बैठे, अयोध्या में राम नहीं आ रहे हैं बल्कि चुनाव आ रहे हैं। तेजस्वी के बयान के मायने भी है, क्योंकि वो राम मंदिर के नाम पर पहले भी बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में विपक्षी बयानों की क्रोनोलॉजी और उससे जुड़े हितों की जो क्रोनोलॉजी है, कांग्रेस की ओर से स्पष्ट बयान आया और पूरे देश को बीजेपी की नीतियों से संबंधित क्रोनोलॉजी का सच बताया गया। आज 9वें दिन की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। हमारे देश के एक बड़े व्यक्ति हैं जो हमेशा बार बार लोगों को बोलते रहते हैं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो राहुल जी की ये जो गुजारिश थी, उन्होंने सत्राधिकार तक पहुंचाया और उसी दिन 11 तारीख को हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 22 तारीख करीब 8 बजे को राहुल जी बोरदोवा थान जाएंगे। 20 तारीख शाम को असम के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए असम की सरकार ने यह तय किया है कि राहुल जी 22 तारीख को 8 बजे बोरदोवा थान नहीं जा सकते, पर 3 बजे के बाद जा सकते। तो ये तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आसपास सियासी शोर से जुड़ी एक झलक भर है। ऐसे में घूम फिर कर कहानी फिर वहीं आ पहुंचती है कि क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार। अब कहने को ये एक शुद्ध आस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन भारत के एक बड़े वर्ग जिसमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी शामिल है और इस आबादी के लिए अलग अलग धर्म, तमाम पंथ, अनगिनत जातियों और पार्टियों से जुड़ी उनकी विचारधारा से कहीं ज्यादा उन्हें प्रिय है रामलला, क्योंकि उनके लिए राम आस्था नहीं बल्कि उनकी आत्मा है, जिसके चलते राम से जुड़ा छोटा बड़ा हर एक बयान, हर एक घटना, हर एक इशारा मास इंपैक्ट की नींव रख देता है, जिसकी तस्दीक कई बार कई तरीके से हो चुकी है। और ये 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का आंकड़ा सारे सियासी आंकड़ों को बहुत छोटा साबित करता नजर आता है, जिसकी झलक सबसे पहले उस दौर में देखने को मिली जब सियासत पर एक तरफा राज था कांग्रेस का। और ये वही दौर था जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया भी था आपके सामने। ये दौर था 1990 से पहले का। हर ओर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का वर्चस्व था। 1980 के दशक की शुरुआत में 2 समुदायों के बीच देश में हिंसा से जुड़ी घटना के सहारे भविष्य की सियासत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में वक्त के तकाजे को समझकर आधुनिक बीजेपी ने शुरू में जनाधार जुटाने के लिए अपने पूर्ववर्ती जनसंघ के कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी रुख को थोड़ा नरम किया और जनता पार्टी और गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया। मगर ज्यादा कुछ नहीं बदला और असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि 1984 के चुनावों में इस दल ने केवल 2 लोकसभा सीटें जीती। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित दुखद घटना के फलस्वरूप कांग्रेस 400 से ज्यादा रिकॉर्ड सीटें जीतने में कामयाब रही। यहीं से जन्म होता है उस आधुनिक बीजेपी का, जो राम नाम के सहारे तब के वक्त में देश में धीरे धीरे चुनाव दर चुनाव अपना जनाधार जुटाती चली गई। दरअसल 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज उठाई गई, जिससे विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या में राम मंदिर स्थापित करने की तात्कालिक ख्वाब, जी हां, क्योंकि जो राम मंदिर आज आपको नजर आ रहा है उस वक्त में वो राम मंदिर सच में एक ख्वाब ही था। तो खैर वक्त ने करवट ली और बीजेपी ने राम मंदिर से जुड़े अभियान को अपने मंच का हिस्सा बना लिया, या यूं कहें अपने मंच को
राम मंदिर अभियान के मंच के साथ जोड़ दिया और इसके नतीजे कितने व्यापक थे उसकी मानगी 1989 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिली। और 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 86 सीटें जीत गई और बीजेपी ने समर्थन देकर वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। मगर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि राम नाम की महिमा का अभी तो बस टीजर ही लॉन्च हुआ था। अभी तो ट्रेलर या फिर कहें पूरी सियासी फिल्म ही रिलीज होने को तैयार थी। ऐसे में दिन गुजरते हैं और बीजेपी के नेताओं के इरादे उनकी रणनीति के जरिए अपनी जमीन तलाशते हैं और आता है साल 1990। साल 1990 ये वही साल था जब सितंबर में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की और गुजरात से आडवाणी की अगुवाई में शुरू हुई रथ यात्रा को तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर बिहार में रोका गया और फिर आडवाणी को हिरासत में ले लिया गया। फिर क्या था? सियासत जोर पकड़ती है, आस्था के दरमियान उन्माद भी काल चक्र पर हावी होता दिखता है और अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम दिखता है, जिसके फलस्वरूप कई विवादित घटनाओं का देश साक्षी बनता है। और फिर बीजेपी वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिससे नए आम चुनाव होते हैं। और ऐसे में जहां बीजेपी सिर्फ केंद्र में ही 120 के आंकड़े को नहीं छूती है, बल्कि जिस यूपी के जरिए वर्तमान की सियासत दिल्ली तक का रास्ता तय करती है, उस यूपी में भी बीजेपी सत्ता हासिल कर लेती है। फिर आता है साल 1992, जब विवादित स्थल से जुड़ी घटना के बाद देश का माहौल बहुत तेजी से बदलता है, जिसके फलस्वरूप धर्म आधारित राजनीति करने के अनगिनत आरोपों की कीचड़ में राम नाम के सहारे 1996 में बीजेपी का कमल खिलता है और बीजेपी 161 का आंकड़ा हासिल कर लेती है और बीजेपी बन जाती है तब की लोकसभा में सबसे बड़ा दल। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मगर अभी वो वक्त आना बाकी था, यूं कहें रामलला की कृपा से बीजेपी का वो दौर आना भी बाकी था और होता भी कुछ ऐसा ही। वाजपेयी लोकसभा में बहुमत हासिल करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उनकी सरकार 13 दिन बाद गिर जाती। याद होगा आपको वो दौर जब 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 96 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार जरूर गिरती है, मगर पार्टी के इरादे मजबूत हो जाते हैं। ऐसे में तमाम सियासी शोर और ध्रुवीकरण के विपक्षी आरोपों के बीच बीजेपी राम मंदिर को लेकर अपने वादे पर अडिग रहती है और राम नाम के सहारे आगे बढ़ती जाती है और अक्टूबर 1999 को लोकसभा चुनाव में 186 सीटें हासिल करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र में 5 साल के लिए सरकार आ जाती है। मगर ऐसे में 1999 में बीजेपी को राम नाम के सहारे सत्ता तो मिल जाती है, मगर रामलला को उनका स्थान या यूं कहें उनका मंदिर नहीं मिलता। और फिर 2003 के बाद से लेकर 2014 तक देश उस दौर को देखता है जब एक तरफ मौजूद एक खेमा एक सुर में राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी जुमला करार दे देता है, दूसरी तरफ तमाम आयोगों की जांच, तमाम विभागों की पड़ताल और कोर्ट में तमाम पेशियों के बीच अपने इरादों पर बीजेपी कायम रहती है। इस बीच विपक्षी विरोध के बावजूद रामलला को नए मंदिर में स्थापित किए जाने की आस्था से जुड़े विषय के सहारे बीजेपी जहां 2014 में केंद्र में तो वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बना लेती है। ऐसे में विपक्ष के बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से सवाल होने लगते हैं, अब क्या होगा? राम जी ने तो बेड़ा पार कर दिया, अब रामलला का क्या होगा? ऐसे सवाल उछाले जाने लगते हैं। इन अनगिनत सवालों की बौछार बीजेपी पर जारी रहती है और फिर आ जाता है 2019 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी एक बार फिर अपने वादे को दोहराती है और बताती है कि राम मंदिर हमारे लिए सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि ये आस्था का सवाल है। मगर 2014 के बाद एक बार फिर से मोदी सुनामी के सामने हाशिए पर चला गया विपक्षी खेमा अपनी उसी बात पर टिका रहता है कि रामलला का क्या होगा और राम मंदिर से जुड़ी बीजेपी की सियासत को कटघरे में खड़ा करता रहता है। ऐसे में विपक्ष के राम मंदिर और बीजेपी के राम मंदिर बनाने के वादों से जुड़े सवालों का असली जवाब एक ऐतिहासिक न्याय प्रक्रिया से गुजरकर 9 नवंबर 2019 को देश के सामने आता है। याद होगा बीजेपी के विरोध के वजूद पर टिकी राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण के खिलाफ वाली विपक्षी सियासत चारों खाने चित हो जाती है और तमाम त्वरित प्रयासों के जरिए होता है
राम मंदिर का अखंड निर्माण। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। 22 जनवरी को होती है रामलला की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। खैर, वर्तमान साल चुनावी साल है और इस चुनावी दौर में सियासी पंडितों के पास तरह तरह के आंकड़ों की भरमार है, मगर इन सियासी जोड़, गणित, नफा नुकसान से जुड़े इन तमाम आंकड़ों से इतर राम नाम में अटूट विश्वास रखने वाले राम भक्तों की तादाद एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी सियासी फिल्म की रिलीजिंग, या कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही इस सियासी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट के सार को समझने और समझाने के लिए काफी है। ऐसे में तमाम सियासी किरदारों के कथित अमिट व्यक्तित्व के सहारे आगे बढ़ रही राजनीति के बीच देश का माहौल अभी से संकेत देने लगा है कि सच में वाकई राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे पर एक सटीक आकलन के साथ। नमस्कार।